अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि थाना डिफेंस की हदूद में होने वाला एक हादसा जिसमें 6 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। ये कोई वाकया पहला नहीं है। इससे पहले भी कैंट के इलाके में चंद माह पहले एक वाकया पेश आता है कि 3 मासूम अफराद की जान चली जाती है। वो भी हादसा इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था, बिल्कुल मिलता जुलता था। एक कार सवार रेसर मोटरसाइकिल सवार और पैदल चलने वाले शख्स को कुचल देता है। मुकदमा भी दर्ज होता है, FIR भी दर्ज होती है, लेकिन हुकाम बाला जिस तरह से अब वावेला कर रहे हैं या इस तरह की कार्रवाई अमल में ला रहे हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ। अगर ये सब कुछ उस वक्त होता, उस वक्त किया जाता, तो शायद अब मरने वाले 6 अफराद उनके साथ ये हादसा पेश ना आता। उस वक्त जो 3 अफराद की जिंदगी चली गई थी, उनके लवाहिकीन और उनके साथ जख्मी होने वाले अफराद क्या कहते हैं, पहले वो सुनिए। बेटा, आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में। तो क्या हुआ था? आप बाइक पे अपने फादर के साथ आ रहे थे? कौन कौन था बाइक पे बैठा हुआ? मैं था, मेरी मम्मा थी और मेरी बहन थी और मेरे पापा थे। पापा थे। आप कहाँ से आ रहे थे? शादी से। शादी से आ रहे थे। तो फिर घर के करीब ही थे आप आ चुके हुए। हुआ क्या था? आप बाइक पे बैठे हुए थे तो गाड़ी कैसे लगी आपको? मैं गिरा, मेरा सीट लगा, मैं बेहोश हो गया, मुझे उसके बाद का नहीं पता। अच्छा, आप गाड़ी पे बाइक पे कहाँ बैठे हुए थे? पीछे बैठे हुए थे? पीछे अपनी मामा के साथ सेंटर में बैठे हुए थे। आपके पापा गाड़ी चला रहे थे, बहन जो है वो आगे बैठी हुई थी। तो गाड़ी अचानक आपको लगा कि गाड़ी ने आपको हिट किया और आप बेहोश हो गए। फिर उसके बाद जब आपको होश आई तो कहाँ थे आप? हॉस्पिटल में थे। फिर क्या पता चला कि क्या हुआ? पापा कहाँ गए? कुछ भी नहीं पता चला, घर आके पता चला। क्या पता चला? कि पापा और छोटी बहन फोत हो गए। फोत हो गए पता चला, पहले आपको नहीं पता था। अच्छा अब्दुल्ला, आपके चोट कैसे लगी? मतलब कहाँ लगी चोट? कितनी ज़्यादा जो है वो हड्डी टूटी यहाँ से? क्या हुआ? हड्डी टूटी है। हड्डी टूटी है। ऑपरेशन भी हुआ है? यस। तो आप चल फिर सकते हो? नहीं चल सकते, बस बेड पे लेटे हो। स्कूल भी नहीं जा पा रहे हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। तो आपकी मामा जो हैं वो भी ऐसे ही बिस्तर पे पड़ी रहती हैं? हाँ जी। ये वो जो अब्दुल्ला है, इसकी वालिद इसके और इसकी बहन मौके पे ही दम तोड़ गए। इसके वालिद जो मोटर बाइक चला रहे थे और बहन जो है वो आगे बैठी हुई थी वालिद के। उसको जब गाड़ी ने हिट किया तो ये बताता है बच्चा कि ये फौरी तौर पे वहाँ पे बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद जब इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और हॉस्पिटल से जब ये घर आया तो इसको फिर पता चला कि ना तो इसके बाप जो है वो रहा और ना ही इसकी बहन जो है वो दुनिया में रही। ये वो उस ख़ानदान की खातून हैं जो शदीद ज़ख्मी हालत में हैं, जिनका शौहर दुनिया से चला गया और उसकी बेटी जो है चंद साल की, वो भी इस दुनिया में ना रही और ख़ुद भी वो शदीद ज़ख्मी हालत में हैं। ऑपरेट हुआ है, टांग से लेके कमर तक जो है वो तमाम चीज़ें मुतासिर हुई हैं। इनसे पूछते हैं वाक़या कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ। बाजी बताइएगा कि क्या हुआ? आप कहाँ से आ रही थी? हम शादी से आ रहे थे, रास्ते में अच्छा। तो आते थे, मैं देखा है गाड़ी बहुत स्पीड से ना ऐसे से आ रही हैं। 2 गाड़ियाँ थी तो हमने देखा, हमने कहा कितनी गंदी गाड़ी चला रहे हैं। हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह। हमने काफ़ी स्लो करके साइड पे कर ली, फिर भी आगे हमें लग गई गाड़ी। अच्छा, तो आप कितने लोग थे मोटरसाइकिल पे बैठे? 4 लोग थे, 2 मेरे एक बेटा एक बेटी। बेटी की उम्र कितनी थी? 5 साल। 5 साल की थी वो? जी। अपने बाप के आगे बैठी? जी। बेटा आपके और शोहर के दरमियान में जी। बैठा हुआ था। तो आप शादी से आ रहे थे? हाँ जी, शादी से आ रहे थे। गाड़ी आपको नजर आई आते हुए कि बहुत स्पीड में आ रही? बहुत स्पीड में आ रही थी तो ना पहले तो ऐसे ऐसे कर रही, फिर घूमना शुरू हो गई। अच्छा।
तो बाद में पता नहीं चला कैसे आग लग गई। अच्छा हमने बहुत स्लो कर ली थी साइड पे। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप जब एक्सीडेंट हुआ है तो आप वहीं पे गिर गई और आपके शोहर की और बेटी की वहीं पे डेथ हो गई थी मौके पे ही? वो बाद में पता चला उधर ही हो गई थी डेथ, हमें तो नहीं पता चला, हमें अगले दिन पता चला था। तो फिर अब आपके कहाँ तक टांग में है, कमर में है, क्या कहते हैं डॉक्टर, कोई ऑपरेशन हुए हैं? जी पेट का ऑपरेट हुआ है और कमर का और पाँव का। अच्छा, पाँव का भी हुआ है? 3 ऑपरेट हुए हैं। 3 ऑपरेट हुए हैं। तो ये कितने दिन पुराना? 20 दिन हो गए, अभी तक कोई मुजरम नहीं पकड़ा गया। जल्दी से जल्दी मुजरम पकड़ा जाए और सजा दी जाए। अच्छा, तो आपके इस बेटे के अलावा और जो बेटी फोत हो गई है उसके अलावा कितने बच्चे? 2 बच्चे और हैं। 2 बच्चे और हैं। तो जी। आपके शोहर क्या करते थे? साइकिलों का, बाइक का, साइकिल का। अच्छा, बाइक का काम, मोटर मैकेनिक थे? जी अच्छा, तो आप उस दिन शादी से आ रहे थे? जी ये भी आप मोटर बाइक पे ऐसे ही थे? हाँ जी थे? जी। तो इसके अलावा भी तो एक और बुजुर्ग थे जिनको गाड़ी लगी, वो भी, उनकी भी डेथ हो गई थी? जी बता रहे थे, जा रहे थे, और अंकल भी एक था, उसकी भी डेथ हो गई थी। ये वो हैं जी ज़ख्मी माँ बेटा, जिनसे ज़्यादा बात जो है वो भी नहीं की जा सकती, जो इनके अहले खाना हैं, जो कुछ मौके पर बाद में गए लोग उनसे भी पूछते हैं कि वाक़या कितना जो है अफसोसनाक वाक़या हुआ कैसे है, इसकी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। रोड एक्सीडेंट तो यकीनन हादसा जो हैं वो हो ही जाते हैं, लेकिन गाड़ियों की रेस लगाना और गाड़ियों की रेस लगाते हुए ऐसे किसी की जान ले लेना या शदीद ज़ख्मी कर देना, ये जो है लाहौर में एक नया रवाज पैदा किया जा रहा है और लोग जो हैं वो गाड़ियों की रेस लगाते हैं और मोटरसाइकिल सवारों को कुचल देते हैं। माँ जी की होया सी? ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਵਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਬੀਵੀ ਤਵਾ ਧਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਵੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈਂ। ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਢਿੱਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈਏ। ਐਡੀ ਕੁ ਬੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜੀ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਰਤਨ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਓ 100 ਦੇ ਗਿਆ, 50 ਦੇ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਅੰਮੀ ਚੱਲ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੰਮੇ ਪਈ ਆਉਣਾ, ਕਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਸ ਲੇਟਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਸਾਡੇ। अच्छा जी, आप भाई हैं जी, आप बताइए कि क्या वाक़या हुआ, किस तरह से किवें तुहानू पता लगा कि ਸਰ की होया? ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, शादी तो आ रही ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਹੈ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕਿਆਮਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਛੋਟੀ ਭਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा, तो वो गड्डी किस तरह एनी स्पीड किस तरह आई, की होया, गड्डी कित्थों आ गई? ਗੱਡੀ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ।
ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕਦਮ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਡਦੇ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਜਾ ਖੜੇ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਬਾਈਕ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਡਦੇ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਮਟ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਦਸਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਗੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕ ਛੱਡ- ਫਰਾਰ ਹੋਏ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ? ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ ਹੋਏ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁछ ऐसा ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਹਦੀ ਮੁਦੱਈਅਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? मेरी मुझे दे उस वक्त के मुतासरा ख़ानदान के ज़ख्मी अफराद क्या कहते थे ये आपने सुना। हादसा कैसे पेश आया, किस तरह से 3 लोगों की जान चली गई, ये सब कुछ आपने सुना। इस हादसे के बाद हमने उस वक्त के CTO और आज के चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मुस्तनसर फरोज़ ने हमारे साथ बात की थी। उन्होंने क्या कानून के बारे में बताया, किस तरह की सज़ाएं बताईं, किस तरह से मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है, ये सब कुछ बताया। लेकिन ये नहीं बताया कि आज के दौर में आज के वक्त में 6 अफराद जिस तरह से इस दुनिया से चले गए और उन 3 लोगों को जो एक बेकाबू गाड़ी ने मार दिया था उस वक्त क्या इस तरह से एक्शन कर सकते थे? अगर ये एक्शन उस वक्त किया होता तो शायद आज भी ये वाक़या पेश ना आता। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक कि उस वक्त जब ये हादसा पेश आया लवाहिकीन इंसाफ के तलबगार थे, इंसाफ के मुतलाशी थे। लेकिन जुनूबी छावनी में जो मुकदमा दर्ज हुआ पुलिस की मुद्दत में वो मामला अब ख़त्म हो चुका है। बेगुनाह करार दिया गया है मुल्ज़मान को। कुछ ये भी इत्तलात हैं दोनों ख़ानदान आपस में मिल बैठे, कुछ सियासी शख्सियात भी कुछ इलाके की शख्सियात भी इस मामले को ख़त्म करवाने के लिए जो है अपनी कोशिश करती रही और वो कामयाब हो गए। तो क्या ये जो वाक़या है ये भी आने वाले वक्त में इसी तरह से तो नहीं होगा? क्या इसी तरह से कोई बैठक तो नहीं होगी और मामला ख़त्म हो जाएगा? लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर उस वक्त क्या कहते थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ये बड़ा एक अफसोसनाक ट्रेंड है जो भी देखने में आ रहा है और उसमें मोस्टली स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे जो है वो इन्वॉल्व हैं और मैं ये समझता हूँ कि इसमें उन बच्चों के साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी भी उतनी ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करें कि उनका कम उम्र बच्चा जो है वो कोई इस किस्म के काम में इन्वॉल्व ना हो, ना उसको गाड़ी दी जाए, ना वो रेसिंग या ड्राइविंग में इन्वॉल्व हो। और जैसे आपने कहा कि ये जो हादसा है स्पेसिफिकली जिसकी आपने बात की एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और जिसमें 3 लोग जो है उनकी मौके पे डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि रोड एक्सीडेंट्स जो हैं ये अवॉइडेबल हैं अगर हम सब ट्रैफिक सेंस का मुजाहरा करें, अपनी जिम्मेदारी समझें, पेरेंट्स अपना रोल अदा करें, जो ड्राइवर्स हैं वो रोड पे अपना रोल अदा करें, तो बिल्कुल इस तरह के हादसा से बचा जा सकता है। और जिसको तो ये जो रोड क्रैश हुआ है जिसमें 3 लोगों की जान गई है ये तो बिल्कुल एक अवॉइडेबल इंसिडेंट था क्योंकि जैसे आपने कहा कि 2 गाड़ियाँ आपस में रेसिंग कर रही थी और उसमें लोग थे जिन्होंने दूसरे लोगों की जान को भी खतरे में डाला और अनफॉर्चुनेटली 3 कीमती जानें चली गई। अब देखें कि जो भी प्रिवेंटिव स्टेप्स ले लिए जाएँ वो जो कीमती जानें चली गई हैं वो उसका अजाला नहीं किया जा सकता है। इसमें FIR ऑलरेडी सेक्शन 322 के तहत हो चुकी है और रैश ये है डेथ कॉज बाय रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग और इसमें सज़ा जो है वो बेसिकली दियत की है और अगर अदालत 279 के तहत चाहे तो उसको उम्र कैद की या दूसरी कैद की सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। और इसमें दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो सोशल बिहेवियर से रिलेटेड है कि हमारे लोग ये समझते हैं कि अगर उनको गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने का मौका मिल रहा है चाहे वो उसके अहल हैं या नहीं हैं तो वो पूरी रोड के अपने आप को मालिक समझ बैठते हैं। और ये कम उम्र ड्राइवर्स में, बच्चों में, स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड देखने में आ रहा है।
तो आपके तवज्जुह से हम वालिदैन को ये ज़रूर पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपना रोल अदा करें। क्योंकि अगर आप बच्चे को गाड़ी या मोटरसाइकिल देंगे और उसको ये आदत डालेंगे तो तब इस किस्म का साने रुनमा होगा। अगर पेरेंट्स अपना रोल अदा करेंगे, ट्रैफिक पुलिस अपना रोल अदा करेगी, सोशल सेटअप हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, हम ज़रा इन्फोर्समेंट उसकी ठीक तरीके से कर पाएंगे, तो ये अवॉइडेबल हादसा हैं जिनसे बचा जा सकता है। कानून में तो कोई नरमी नहीं है। जो मर्डर है, जो मर्डर का चैप्टर है हमारे ताज़ात पाकिस्तान में, पाकिस्तान पिनल कोड में, उसमें मर्डर्स के मुख्तलिफ शेडोज़ हैं जो कि दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कत्ल अमद है, उसकी सज़ा डिफरेंट है, कत्ल शबह अमद है, उसकी सज़ा डिफरेंट है, कत्ल ख़ता है, उसकी सज़ा डिफरेंट है। और ये जो रैश नेग्लिजेंट एक्ट है, इसका एक स्पेसिफिक सेक्शन है 322 जो कि कानून में दिया गया है, जिसके तहत अगर रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग के डीजे में किसी की डेथ हो जाती है तो उसको सज़ा दी जाती है। इसके साथ साथ सेक्शन 279 रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग, वो एक स्पेसिफिक सेक्शन है जिसके तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। और आई थिंक 337G है जो कि रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से अगर किसी बंदे को कोई इंजरी पेश आती है उसको डील करता है। लेकिन कानून में तो इसमें कोई नरमी नहीं है। बड़ी एडुकेट सज़ाएँ हैं जो कि दी गई हैं और बड़ा एडुकेट सिस्टम है जो कि इन प्लेस किया गया है। और जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस ऑर्डिनरली जिसमें ह्यूमन जानों का ज़िया हो, इंसानी जान का, उस केस को बड़ा सीरियसली लेती है। इसमें यकीनन को वजह होगी, क्योंकि मैं केस के इन्वेस्टिगेशन से आगाह नहीं हूँ, यकीनन को वजह होगी कि वो उसको ट्रेस करने में मुश्किल होगी। क्योंकि हमारे एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं वो ओपन ट्रांसफ़र लेटर पे चलती हैं। तो मे भी गाड़ी मेरे नाम पे हो लेकिन उसको ड्राइव आप कर रहे हो, एंड वाइस वर्सा। तो बहुत ज़्यादा हाथ चेंज हो जाते हैं, जिस वजह से बाज़ औक़ात पुलिस को इसको ट्रेस करने में मुश्किल पेश आती है। बाकी देखिए, इंसानी जान का ज़िया है और बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे मैंने कहा कि हम जो मर्ज़ी हम कर लें उसकी कंपनसेशन पॉसिबल नहीं है। वो जो 3 कीमती जानें चली गई जिसमें एक बच्ची थी और जिस अंदोनाक तरीके से वो हादसा हुआ जिसमें बच्ची की जान गई, वो तो बड़ा ही काबिल अफसोस है। और बिल्कुल इसको, और मैंने जैसे कहा कि ये प्रिवेंटेबल हादसा था, इसको रोका जा सकता था, सोशल बिहेवियर को इम्प्रूव करके रोका जा सकता था, इन्फोर्समेंट को इम्प्रूव करके रोका जा सकता था, पुलिस प्रेजेंस को इम्प्रूव करके रोका जा सकता था। और ये बिल्कुल अफसोसनाक है। लेकिन इसमें कानून में कोई हुक्म नहीं है। कानून में बहुत अच्छी प्रोविजंस मौजूद हैं। लाहौर पुलिस स्पेसिफिकली, मैं खुद क्योंकि 2 दफ़ा यहाँ पे सब कर चुका हूँ, इन केसेस को बड़ा सीरियसली लेती है और फॉलोअप करती है। वो अगर आप मुतलका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से फॉलोअप करेंगे तो आपको लेटेस्ट सूरत बता सकते हैं। जो पिछले साल का डाटा हमारे सामने है उसमें 1122 के रिकॉर्ड के मुताबिक 484 लोग अपनी जान से गए, जो कि एक बहुत ही ह्यूज नंबर है। देखिए 484 तो शायद इस डिस्ट्रिक्ट में साल में मर्डर भी नहीं होते। तो ये नंबर 1 कॉज है जिसकी वजह से लोग अपनी जानों से जा रहे हैं। और बज़ाहिर रोज़ाना 1 से 1.5 हादसा एवरेज अगर हम निकालें तो वो बनता है, और जिसको हम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। हमने जो अपनी अवेयरनेस कैंपेन अभी स्टार्ट की है और लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया है और मोटरसाइकिलिस्ट को स्पेसिफिकली टारगेट किया है, उसका मकसद ये है कि अब आप देखेंगे अगर 92,000 हादसा पिछले साल हुए तो उसमें से 64,000 के करीब जो थे वो सिर्फ मोटर बाइक्स के थे। और हेड इंजरी सबसे ज़्यादा मोटर बाइक वाले शिकार होते हैं, क्योंकि मोटर बाइक वाले हैं भी ज़्यादा और दूसरा इनका बिहेवियर भी रोड के ऊपर बड़ा जो है वो एराटिक किस्म का होता है। तो हम ये चाहते हैं कि मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल करें जिससे हेड इंजरी से बचा जा सके। 2 सड़कें मेन जो हमारी कनाल रोड है, हमारी माल रोड है, उस पर तो बाकायदा लेन मार्किंग की गई है जिसमें मोटरसाइकिल के लिए एक स्पेसिफिक लेन मुख्तस की गई है, जो कि शायद किसी भी और शहर में नहीं किया गया। लेकिन फॉर्चुनेटली उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। उसको फॉलो करने के बजाय वो राइट मोस्ट लेन में या रैंडम तरीके से मोटरसाइकिल चलाने को अपना तुरा इम्तियाज़ कंसिडर करते हैं, जो कि उनकी जान के लिए नुकसानदेह। तो हमारी इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद यकीन करें ये है कि कोई हमने चालान का टारगेट अचीव नहीं करना, कोई हमने नंबर अचीव नहीं करना है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जानों को बचाना है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये हम 484 में से जितना भी फिगर कम कर पाए, तो जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने एक जान को बचाया वो ऐसे ही है जैसे उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो हम आपके तवज्जुह से लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहेंगे, और जिस हादसे का आपने जिक्र किया उसके तवज्जुह से, कि लोग इससे ज़्यादा कोरिलेट कर सकते हैं, कि वो समझ सकते हैं कि पूरा ख़ानदान बैठे बिछा उजड़ गए, जिसके फैमिली के 3 मेंबर जो है वो एक हादसे के नतीजे में, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं था, वो इन दोनों गाड़ियों में से किसी गाड़ी में ट्रैवल नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी जान से चले गए। तो अगर हम सब ट्रैफिक सेंस जो है अपनी उसको इम्प्रूव करें, रोड सेंस का मुजाहरा करें, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, अपने बच्चों का उम्र जो है उनको गाड़ियाँ ना दें, अपने ड्राइव करते हुए स्पीड का ख्याल रखें, लाइन और लेन डिसिप्लिन का ख्याल रखें, और अपने आप को एक मुआशरे का फ़र्द समझें, और दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और दूसरों के जो हकूक़ हैं उस पर भी तवज्जो दें, तो हम सब मिल के इस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन हादसात में कमी ला सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद के जहाँ बाग होने वाले मामले को लेकर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दिए। IG पंजाब की मौजूदगी में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी करवाई। 302 की दफ़ात जो हैं वो आज़ाद करवाईं, 780 की दफ़ात जो है वो इस मुकदमे में शामिल करवाईं। फिर उसके साथ
उसी मुतासरा ख़ानदान के शख्स ने क्या कहा ये भी आपको दिखाते हैं। और गिरफ्तार होने वाला अंडर एज बच्चा जो मुलजिम है, जो पुलिस की हिरासत में कस्टडी में है, उसने अपने इतराफ़ी बयान में क्या बताया कि क्यों हादसा पेश आया, और पुलिस ने अभी अंडर ट्रायल केस में उस बच्चे का बयान क्यों रिकॉर्ड किया, ये भी देखें। 1-2 दिनों में जो हमें थोड़ी बातें पता चली उसमें हम सबको यही पता था कि ये रोड एक्सीडेंट था, लेकिन ये रोड एक्सीडेंट नहीं था। ये बाकायदा कत्ल हुआ है और उन 6 जानों का कत्ल हुआ है। इसकी तमाम हक़ाइक़ हमारे पास सब आ चुके हैं। वो अगर ये ख़ुद बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज़ पहले इनको उस बच्चे ने आके तंग किया, बिकॉज़ ये फैमिली साथ थी। कि हम लोग मेरी बेटी की 25 नवंबर को इसी महीने जो शादी थी तो उसका एक फंक्शन था माइयों का। हम वो कपड़े शपड़े लेके उस माइयों के फंक्शन के लिए गए हुए थे। जब हम वहाँ से निकले हैं तो इस बच्चे ने गाड़ी कभी हमारी गाड़ी के आगे कभी पीछे करता है। उसमें मेरी बेटियाँ बैठी हुई थी, हूटिंग कर रहा था ये। इसे मना किया बेटे मेरे ने, यार आप ये क्या हरकतें कर रहे हो। तो इसने उसको डांट पिलाई है गाड़ी में बैठे हुए। बेटे मेरे ने गाड़ी इसके आगे लाके खड़ी की, इसने पीछे से उसको थोड़ा हिट किया। बेटा मेरा भी बाहर आ गया, हम लोग भी बाहर आ गए। वो भी भाई ये था, एक इसका जिसको ये पापा पापा कह रहा था वो भी बाहर आ गए और झगड़ा शुरू हुआ। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा यार आप तो समझदार आदमी हैं, आप तो आपकी मौजूदगी में आपका बच्चा जो ये बदतमीजी कर रहा है, बजाय से कि आप इसको समझाएं, आप उसके साथ वही हरकतें कर रहे हैं। ये उधर से निकला है मैकडॉनल्ड की तरफ से, कोई 160-70-80 की स्पीड होगी। इसने गाड़ी को हिट किया है और ये उसको 70-80 फुट दूर जाके फेंका, जिसमें सब लोगों का मर्डर हो गया। और मुझे जो लग रहा है ये रेसें लगाते हैं वीकेंड को रात को, ये रेस की रेसलिंग करवा रहा था बाप इसका। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो रेसें लगाते हैं इनमें इनके वालिदैन शामिल हैं, उनको सबको पता है। और वो कसूर ज़्यादा कसूरवार है जब ये कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ देते हैं और उनको ये ख्याल ही नहीं है किसी गरीब की जान चली जाएगी और इनकी अपनी जान भी जा सकती है। ऐसे में अब ऐसा है कि आपने सुन लिया सारा कुछ। इनके सामने, इनकी आंखों के सामने चंद फुट के फासले पर इनकी पूरी फैमिली बहुत हुई, इनके सामने, इस बच्चे के सामने। तो ये कहीं से भी किसी तरीके से, और पुलिस के पास बाकी एविडेंस भी आ गई हैं, तो किसी भी तरीके से ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। मर्डर की दफात लग गई हैं, ATA की दफात लग गई हैं, दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं। और पुलिस बिल्कुल स्पेसिफिक हो के बग़ैर किसी के प्रेशर के, चाहे दूसरी फैमिली कोई भी हो, जितनी असर रसूख वाली हो, अपना चलान पेश करेंगे और कोई भी लिहाज किसी का नहीं करेंगे, 100% मेरिट पे करेंगे। हम इनसे सिर्फ यही वादा कर रहे हैं कि हमारा इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से DIG इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे मौजूद हैं, वो ख़ुद इसको देख रहे हैं, पर्सनली देख रहे हैं। फ्रांस में 6 अफराद एक गाड़ी के हादसे में जहाँ बाग हो जाते हैं, उसका मुकदमा दर्ज होता है। फिर वज़ीर आला के हुक्म पे 780 और 302 की दफ़ात भी शामिल की जाती हैं। क्या उस कम ओवर ड्राइवर को सज़ा मिल पाएगी जो दफ़ात उसमें शामिल की गई है? DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर साहब हैं जी हमारे साथ, जिनसे इस कानून के बारे में, इन दफ़ात के बारे में, क्या सज़ा मिल सकती है, क्या इम्कानात हैं, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। इमरान साहब 302 लग गई, फिर 780 की दफ़ात लग गई, कानून के मुताबिक इसको कोर्ट में पुलिस प्रूफ कर पाएगी? जी थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत ही सैड इंसिडेंट था और एक ही फैमिली के 6 अफराद जब जाम बहक हुए तो हमने एक एक एविडेंस को रीवैल्यूएट करना शुरू किया। ठीक है। जब ये केस सिंपल एक एक्सीडेंट केस के तौर पे दर्ज हुआ टू स्टार्ट ऑफ, और उसके बाद फिर हमने इसकी एज डिटर्मिनेशन करनी थी मुल्ज़िम की, अफनान की, कि एक्चुअली ये कितने साल का है और इसका फिर उसके मुताबिक रोल डिटर्मिन करना था। वो चूँकि IO इसमें नाकाम रहा तो उसके बाद फिर हमने इसको रीवैल्यूएट किया तमाम एविडेंसेस को। तो एक हमें एविडेंस नया मिला जिसमें पता चला कि जो इस वाक़े से पहले कुछ मिनट पहले एक स्कफल होती है जो मुद्दई जो विक्टिम फैमिली है उनकी और ये जो अक्यूज़्ड हैं उनकी, और वो स्कफल भी उसी एरिया में फेज़ 7 के एरिया में हुई।
और उसके बाद फिर ये दोबारा उसको टारगेट करने के लिए दोबारा आया और उसी तरह स्पीड अप करके एक्सेलरेट करके गाड़ी उनकी तरफ लेके गए, उस पर चौक में उनका एक्सीडेंट हुआ। ये नया जब एविडेंस और विटनेसेस के बयानात आए, उसकी बुनियाद पे हमने 302 ऑफेंस इसमें ऐड किया कि एक डिलिबरेट इंटेंशन का एलिमेंट इसमें पाया जा रहा है, तो उसमें 302 ऐड करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चूँकि 6 अफराद की डेथ हुई और एक सोसाइटी में एक टेरर क्रिएट हुआ इसकी वजह से कि यंग जो ड्राइवर्स हैं, जुवेनाइल ड्राइवर्स हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों को किलिंग मशीन बनाया हुआ है, तो उसकी वजह से 302 के साथ हमने 788 भी ऐड की। अब इसका मुल्ज़म का एक दफ़ा रिमांड लिया जा चुका है और उसमें इसका ऑसिफिकेशन टेस्ट हमने करवा लिया, ऑसिफिकेशन का रिज़ल्ट वेटेड है। उसके बाद फिर अब उसका सेकंड रिमांड हम ले रहे हैं जिसमें हम इसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा रहे हैं। इसके अलावा हमारी टीम्स जो हैं वो एरिया में पूरी सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस भी तलाश कर रहे हैं कि कोई अगर प्राइवेट हाउस में भी कैमरा लगा, चूँकि वहाँ पे सेफ सिटी की कवरेज नहीं है उस एरिया में अभी तक एक्सटेंड हुई, और चूँकि प्राइवेट कैमराज ही ज़्यादातर अवेलेबल है। ये एक मैकडोनल्ड के ऊपर कैमरा था जो नया मैकडोनल्ड खुला है, तो उसका हमने, लेकिन उसका व्यू क्लियर नहीं था, तो अब मज़ीद हम उसमें एविडेंस तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है इमरान साहब, होता ये है कि जब 302 की दफ़ात लगती है तो उसमें साबित करना होता है या कोई वजह, कत्ल की वजह अनाद जो है वो बतानी होती है कानून के मुताबिक। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो जो इनकी आपस में तल्ख कलामी हुई या तलखी हुई या एक दूसरे के साथ कोई सख्त जुमलों का तबादला हुआ, उसको कोर्ट में कैसे प्रूफ किया जाएगा? अगर उसमें देखें, कत्ल के लिए साबका दुश्मनी ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इंस्टेंट प्रोवोकेशन भी एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है कि फौरी तौर पे फ़र्ज़ करें 2 अफराद की आपस में तलख कलामी हुई और एक शख्स को गुस्सा आया और उसने पिस्टल निकाला, उसने फायर मारा और मर्डर कर दिया, तो ऐसी इंस्टेंट प्रोवोकेशन या फ़ौरन इंस्टिगेट हो के बंदा एक एक्ट करता है, तो वो इंटेंशनल दोनों एलिमेंट मौजूद होते हैं, एक एक्टस रिया और एक मेंस रिया। एक्टस रिया ये है कि आपने एक ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से किसी की जान जा सकती थी, जिसमें तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाना भी एक एक्ट है और उसको हिट करना भी एक एक्ट है। और मेंस रिया ये है कि अगर आपके मेंटल इंटेंशन ये थी कि मैं आपको गुस्सा आया इस कफल की वजह से या सख्त जुमलों की वजह से, तो उस गुस्से को आपने कन्वर्ट किया इनटू योर एक्टस रिया, जो कि एक्शन है फॉलोड बाय योर इंटेंशन। तो ये चूँकि दोनों एलिमेंट किसी क्राइम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दोनों मौजूद थे, तो इसलिए इसको लगाया गया। मैंने जैसे आपको बताया कि हम उसको बड़ी डिटेल से एवेल्यूएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी मुल्ज़िम के साथ ज़्यादती होगी और किसी के ऑर्डर पे हमने ये सेक्शंस ऑफ लॉ लगा दिए, बल्कि सोसाइटी के अंदर आप देखें कि जनरल इनसिक्योरिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा है। और वो बच्चे जो जिनके पेरेंट्स इनको अपनी गाड़ियाँ दे के भिजवा रहे हैं और उनको ये भी नहीं पता कि या ये खुद खुदा न खास्ता इस हादसे में शिकार होंगे या किसी को शिकार करेंगे, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो गाड़ी हो, कोई भी हो, वो हम अलाउ नहीं कर सकते। और इस तरह से हमारी फैमिली या आपकी फैमिली या किसी की भी फैमिली जो सिटीज़न है, उनकी फैमिलीज़ वहाँ पे कम्यूट करती हैं, रोड्स पे कम्यूट करती हैं, तो उनकी अपनी लाइफ को इससे डेंजर है और ख़तरा है, लाइफ थ्रेट्स हैं, जिसको महफूज करना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले कर रहे हैं। अदर दैन दिस स्पेसिफिक केस एज़ वेल, ये केस जैसे मैंने आपको बताया, इसको पूरा एविडेंस हम एवेल्यूएट करेंगे और मज़ीद हम इसमें देखेंगे। ये दोनों एलिमेंट इसमें मौजूद थे, मेंटल इंटेंशन भी थी और एक्ट भी था। ठीक है डीआई साहब, एक और सवाल है कि जिस आपने बताया कि इसका टेस्ट करवाने के लिए भेजा कि इसका एज का तयन हो सके कि इसकी उम्र कितनी है। अगर ये अंडर एज होता है, मतलब 18 साल से कम होता है, 15-16 साल एज निकलती है, तो फिर भी 302 जो है फाल करती है? 302 हर 12 साल से ऊपर शख्स जो रीजनेबल साउंड माइंड होल्ड करता है, ठीक है, कानून के अंदर पीपीसी में, अगर वो क्राइम करता है तो उसका जुवेनाइल ट्रायल ऑफेंडर के तौर पे ट्रायल होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो ट्रायल फेस करेगा। ठीक है इमरान साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि इस तरह के हादसा बहुत सारे होते हैं जिसमें यकीनन ये ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है कि 6 लोगों की जान चलेगी, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। लेकिन जो दूसरे मुकदमात या इससे पहले जो पर्चे हुए हैं, एक इसी तरह का वाक़या जनूबी छावनी में पेश आता है जिसमें 3 लोगों की जान चली जाती है और 3 से 4 लोग ज़ख्मी होते हैं। और अगर आप उसको उन लोगों की बॉडीज़ देखें तो वो जिस्म के अज़ा जो हैं वो रोड पे पड़े हुए हैं, जैसे हर चीज़ बिखरी हुई है। तो उसमें क्या हुआ, वही दफ़ात हादसा जो है उसकी वो लगी और उसमें बाद में सुलह भी हो जाती है। हालांकि उसमें एक जो घर का सरबरा था
वालिद बच्चों का, वो चला जाता है, एक बेटी चली जाती है, बीवी ज़ख्मी होती है, सुलह हो गई, मामला ख़त्म हो गया। उस वक्त भी हमने प्रोग्राम किया, उस वक्त के और आज के जो चीफ़ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं मुस्तनसर फिरोज साहब, उन्होंने कहा कि इसमें हम जो अंडर एज लोग हैं, और वो भी कार रेसिंग वाला ही बच्चा था, तो आप ये नहीं समझते कि हम कानूनी तौर पे इम्प्लीमेंट करवाने में हमारे से ताख़ीर हुई है? इसमें देखें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं कुछ, जिसमें एक्सीडेंट केसेस जो हैं वो कंपाउंडेबल वो ऑफेंसेस हैं जिसमें आपस में दियत की बेस पे या किसी भी बुनियाद पे मुद्दई का ये हक़ है कि वो माफ़ कर दे मुल्ज़िम को, और उसकी बेस पे उसकी बेल हो जाती है, या कंफर्म हो जाते हैं, या एक्विटल हो जाती है। ये कानून के अंदर प्रोसेस दिया गया। ठीक है। 302 और 780 302 भी कंपाउंडेबल है बाय द वे। उसमें अगर कत्ल के अंदर भी मुद्दई का हक़ है, और इस्लाम के अंदर भी उसका हक़ दिया गया कि वो उसको माफ़ कर सकता है, दियत ले करे या उसके अलावा करे, या उसका किसास ले ले, वो उसके साथ माफ़ कर दे। लेकिन इसमें हमने जब 780 ऐड किया, उसका पर्पज़ यही था कि एक तो सोसाइटी के अंदर जनरल इनसिक्योरिटी और थ्रेट है, और उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। नंबर 2, कोर्ट ने इसको सस्टेन किया है। कोर्ट ने 2 दफ़ा हमें ऑनरेबल कोर्ट ने रिमांड दिया है, ATC कोर्ट ने, इसी केस के अंदर। तो नॉर्मली ये होता है कि रिमांड की बेस पे बहस में ATA या ड्रॉप हो जाता है या उसको सस्टेन कर देते हैं। तो कोर्ट ने इसको सस्टेन किया, मींस कि हमारी फाइंडिंग से एग्री किया, और उसके बाद अब उसका हम बाकी टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल में कानून के अंदर ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है, लेकिन अगर इतने मैसिव स्केल पे हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए जो ये फियर और ये टेरर है वो ख़त्म होना चाहिए, और उसमें इस ऑफेंस को इंटेंसिफाई भी करना चाहिए, इसकी पनिशमेंट को। ठीक है। इमरान साहब, जो बच्चा है जो गाड़ी चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, पुलिस कस्टडी में उसका स्टेटमेंट एक आया, सोशल मीडिया पे पुलिस की जानिब से वायरल किया गया, वो तफ्तीश पे कोई असरअंदाज हो सकता है, कोर्ट में उसको फ़ायदा मिल सकता है इसका? नहीं जी, वो पुलिस के पास कोई भी बयान जो है वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं होता जब तक वो एविडेंस बैक नहीं है। तो एविडेंस होगा तो उसके बाद फिर वो एडमिसिबल होगा। डिफेंस के इलाके में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पे हर इंसान दुख का इजहार करता है। पुलिस एक्शन भी ले रही है, उसकी भी तारीफ की जाती है, लेकिन हर शख्स की अपनी अपनी राय है। इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, नौजवान क्या कहते हैं और स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ये उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। असल वजह है कि बच्चों पे अवेयरनेस बच्चों को हमारे वालिदैन ने देनी है ना। जो नाबालिग बच्चे हैं उनको बाइक वगैरह देना ये भी एक जुर्म है, लेकिन ये है कि हाँ, कानून जो उनसे पासदारी करवा रहा है उस पर भी थोड़ा सा नरमी रखनी चाहिए कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि कोई स्टूडेंट है उसके बारे में आप पर्चा दे देते हैं, आने वाले दिनों में जब कॉलेज वगैरह में जाएगा तो उसकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब होगी। उस पर यह है कि कम से कम इतना दें कि वार्निंग दे दें, वार्निंग मुहिम चलाएं कि हाँ भी बच्चों को ना दें। मोटरसाइकिल देना जुर्म मान लेते हैं, लेकिन बच्चे अब क्या करें। स्टूडेंट जो उनसे पहले स्टूडेंट पैकेज होता था, अब तो किराए इतने हैं, जो आमदनी हमारी है वो उतनी है, खर्चे बढ़ गए हैं, हर घर के मसाइल हैं, बिजली के बिल आपके सामने हैं, यहाँ तो रोटी कोई बांटने लगे तो वो लुटेरे मकसद आप किसी जगह देखें। तो अगर ये अच्छा कोई इख्तिताम करना चाहते हैं तो उस पर हेलमेट बांट लें। 2000 रुपये का जो चलान है ये भी नाजायज़ है। 1000 रुपये कमाने वाला 2000 रुपये कैसे दे सकता है। फिर वो ई चलान करके उनको और परेशान करते हैं, जिनकी जेब में 10 रुपये नहीं है उनको 2000 रुपये देना पड़ता है। तो कम से कम आवाम के लिए कुछ सहूलतें देनी चाहिए। ये तो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए, हमारे वज़ीर आला, उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ लाएं। जैसे वो छापे मारते हैं, इस तरह आवाम के बीच में भी आके पूछें उनके क्या वसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं। तो यही कह सकते हैं कि बच्चों पे थोड़ा सा नरमी रखनी चाहिए। ये सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो हुकूमत हमारी आर्डर कर देती है ना, ये तो हम यही समझेंगे कि ये पैसे बरोटने का हल है इनका। इनको ये चाहिए कि ये अगर कोई कानून पास करते हैं ना, तो पहले उसका कोई रद्द अमल होना चाहिए अवाम के लिए। अब बच्चे हैं जो मोटरसाइकिलों पे आते हैं जाते हैं, किसी का 1 या 2 हैं जो भी हैं, जब इनको पकड़ लेते हैं हाजिर मौका 2000 रुपये का जुर्माना है। आज तक वज़ीर आला पंजाब साहब ने ये ऐलान नहीं किया कि 500 रुपये का हेलमेट मिलेगा पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, वज़ीर आला साहब ने ये नहीं कानून बनाया कि ये 10 पॉइंट बने, ये 24 घंटे खुले हैं, सब बंदे अपने अपने बनवाएं लाइसेंस, लर्निंग बनवाएं। ये हुकूमत ने तो ऑर्डर कर दिया वज़ीर आला साहब ने। वज़ीर आला साहब को चाहिए कि ये पहले अपने कानून को पासदारी करने के लिए इसका रद्द अमल किया जाए। ये अवाम को ये घसीटे ना, कोई 1000 रुपये वाला मजदूर है, कोई 500 रुपये वाला मजदूर है, कोई 1500 रुपये वाला मजदूर है, वो रोटी पूरी करे कि ये कानून की पासदारी करे।
ठीक है, ये चलान भुगते, मिनट मिनट पे तो ये चलान हो रहे हैं। पंजाब पुलिस है वो रोक रोक के मोटरसाइकिलें बंद कर रही हैं। पहले इसका कोई रद्द अमल आवाम को तो दे ना कुछ, वज़ीर आला साहब की तरफ से तो ये होना चाहिए भाईजान। अगर कोई बच्चा पकड़ा जाता है या कोई भाई पकड़ा जाता है, उसका फ्यूचर ख़राब होता है। वो ना बाहर जा सकता है, ना वो यूनिवर्सिटी जा सकता है, ना वो गवर्नमेंट मुलाजमत ले सकता है। ये किधर जाएगी गरीब अवाम? पासदारी तब होती है कि वज़ीर आला साहब को कानून बनाने के लिए पहले अपना रद्द अमल इख्तियार करना चाहिए कि ये पहले पासदारी ये है कि 8-10 ये कायम कमेटी बनाई गई है, ये इधर से आपको चलान के वो बनाएगा, आपका लाइसेंस बनेगा, लर्निंग बनेगा, फिर आपका कुछ रद्द अमल चलना चाहिए। ये तो बस पकड़ी जा रहे हैं, अंदर दे रहे हैं, पकड़ी जा रहे हैं, दे रहे हैं। इनको तो मेरा ख्याल कमीशन मिलता होगा। फिर गरीब अवाम का कौन सोच रहा है? हमारे मुल्क में आटा बिका है, फ्री दिया है, वो भी ख़राब दिया है। किसने लिया है? अवाम ने लिया है। एक चीज़ ये देखें, जो बेवा है उनका कोई आने जाने वाला नहीं है। अब वो रक्शे के पैसे कैसे खर्चेंगे? अब उनका जब बच्चा ही बंद कर देंगे वो कहाँ जाएंगे? अब जो बेवा है उनका ज़ाहिर है उनका तो आसरा कोई भी नहीं है। अब ये बच्चों को जब हवालात में बंद कर देंगे वो बुरी चीज़ें भी सीखेंगे, हवालात में जाएंगे, थाने में जाएंगे, बुरी चीज़ें सीखेंगे। वो फिर ज़ाहिर है वो माशरा हमारा बुराई की तरफ जाएगा। अब बुराई की तरफ जा रहा है, मज़ीद जा रहा है, गुर्बत भी बढ़ रही है, खाना ख़राब कर दिया इन्होंने सारे मुल्क का। अब और क्या हो सकता है बताएं, इससे ज़्यादा क्या खाना ख़राब होना है? अब ये बच्चों को जो सा ना, ये मेरे नॉलेज के मुताबिक ये जो सा ना उसको क्राइम की तालीम दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ बेसिकली ना, मैं ये समझता हूँ ये कोई भी काम है ना जो सा प्लानिंग के सर पे नहीं होता। कोई हादसा हो गया चलो जी कर दो, कोई प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे गोरे की प्लानिंग है, सारा निज़ाम चला रहा है वो ऐसे होना चाहिए। ये नहीं है कि बस हो गया तो कम कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो यही समझता हूँ। सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि सबसे पहले उनको वार्निंग वगैरह देनी चाहिए कि डायरेक्ट आप लोग जेल में डाल रहे हैं या ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, इससे उनका ही करैक्टर ख़राब हो रहा है। एक तो उनका नाम ख़राब हो रहा है, दूसरा फिर वो जाके जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, उनको तब वहाँ भी इशू हो सकता है इस वजह से। और जब वो जेल वगैरह में जाएंगे तो उधर उनको अपने से बड़े मुजरिम मिलेंगे। हालांकि ये कोई जुर्म है नहीं, मतलब ज़्यादा इतना बड़ा जुर्म नहीं है, मगर उनको वहाँ इससे बड़े मुजरिम मिलेंगे जो उनको और चीज़ें सिखाएंगे। इसकी वजह से वो ज़्यादा इन चीज़ों में मुलविस हो जाएंगे। पहले उनको वार्निंग वगैरह देनी चाहिए, डायरेक्ट नहीं पकड़ना चाहिए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी वजह से उनका फ्यूचर ख़राब होता है ना। देखिए अब एक मतलब छोटी सी गलती है कि वो बाइक चला रहे हैं, उनको ज़रूरत पड़ सकती है, उनके घर में कोई ऐसा बंदा नहीं हो सकता कि वो बाइक वगैरह चलाएं, या मतलब उनको ज़रूरत है इसलिए वो चला रहे हैं। कुछ लोग तो शौकिया तौर पर चलाते हैं, ठीक है, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें इससे उनके फ्यूचर पे बहुत असर होता है। लाइक उन्होंने आउट ऑफ कंट्री जाना हो स्टडी करने के लिए, तब भी उनको मुश्किल पेश आती है। और इसके अलावा लाइक हम आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तब भी उनका रिकॉर्ड सारा चेक किया जाता है, करैक्टर सर्टिफिकेट बनता है, तो काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। सर जी फर्स्टली बात भला क्या है, हमारा जो मुल्क है ना, एक बंदा है जिसने कानून पास करना है, वो कानून को नाफिज नहीं कर सकता, वो चला गया अगले बेंच पे। जिसने कानून नाफिज करना है उसने कानून को मानना नहीं है। ये जो इन्होंने कानून पास किया ना, एक साइड पर आप देखें ना तो ये बहुत अच्छा किया कि एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो दूसरी साइड है इनको ये करना चाहिए कि जो नाबालिग बच्चों को पकड़ रहे हैं ना, उन्होंने छड्डो, उन्हों के माँ प्यो फड़ो जिन्हों ने उन्होंने इजाज़त दी। बच्चों का की कसूर है? बच्चे तो है ही वो वैसे ही एक ब्लैंक आपका ना एक पर्चा है जो आपने लिख देना है। जो पेरेंट्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनका टीचर ही उनके पेरेंट्स है, जो उनके पेरेंट्स ने उनको इजाज़त दे देनी है। बेसिकली ये जो कमज़ोरी है ये पेरेंट्स की है, उन्होंने जो बॉर्डर लाइन दी हुई है ना, बच्चे उससे बाहर चले जाते हैं। बच्चों को ऐसी तरबियत दें कि चले दुनियादारी है, यारी दोस्ती है, बॉर्डर को क्रॉस करना है, लेकिन वापस उसी बॉर्डर में आना है। आजकल के बच्चे वो बॉर्डर में वापस नहीं आते। ये फोकस करना चाहिए आजकल के पेरेंट्स को। और जो पुलिस का काम है, ये नाबालिग जो बच्चों को पकड़ते हैं उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए, जो कार्रवाई करनी है उनके पेरेंट्स के साथ की जाए। क्यों? वो एक सेंस रखते हैं, वो एक तरबियत याफ्ता होते हैं, वो सेंस रखते हैं, अच्छे बुरे की तमीज़ समझते हैं। अब बच्चों को लेके जाएंगे, वो जेल में डालेंगे, उनका एक करियर ख़राब। और जेल में आपको क्या लगता है क्या वो उनको सीखने को मिलेगा? वो अपने से अपर लेवल के मुजरिमों से मिलेंगे, उनको देखेंगे, वो उनको कुछ और ही नक्शे कदम पे चलाना शुरू कर देंगे। ये बेसिकली ये जो काम कर रहे हैं ना, ये बच्चों को, ये हमारी नस्ल को ख़राब करने वाला काम है। और डंडे सोटे चालने ने उन्होंने माँ प्यो फरो। और ऊपर से ये बात है कि आजकल का जो मुआशरा है ना हमारे इधर ना 80% लोग जो है ना सफ़ेद पोश भी रह ही नहीं गए, गरीब आवाम है कि 100 मजबूरी हैं, हर घर की 100 मजबूरी है कि अगर वो पेरेंट्स को भी पकड़ते उनकी मजबूरियाँ पूछें कि तुसी अपने बच्चे को कढ़िया क्यों।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਲਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਈ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ। क्योंकि पुलिस की जो हमारे इधर एक सोच है ना कि बाहर तो 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਰੋਲਾ ਮੁਕਾਓ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਵੋ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਚੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ ਤੇ ਹੱਥੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, FIR ਲਿਖਵਾनी ਪੈਂਦੀ कि भाई ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਲ जमा कराया। तो बात ये है कि आप सख्ती करें, ज़रूर करें, ये बहुत अच्छा इनका काम है, लेकिन जो है ये बच्चों का फ्यूचर ना ख़राब करें। उनके पेरेंट्स को बुलाएं, उनके ऊपर जो आपको मौके पे हाज़िर मौके पे उनकी देखें, हालात देखें, मजबूरी देखें, उस हिसाब से उनको सज़ा दें। जुर्माना डालना है जुर्माना डाल दें, सज़ा देनी है 72 घंटे की हवालात में रख दें। जो एक प्रोसीजर चलता है, ये तो नहीं ना बात हुई कि आपने पकड़ा है। अब इंसान 100 एमरजेंसी में निकलता है, अब थर्ड पर्सन को थोड़ी पता है कि ये घर से किस काम के लिए निकला हुआ। 100 एमरजेंसी पड़ जाती है, बहुत से मामलात होते हैं जिसकी वजह से घरों से निकलना पड़ जाता है। और आजकल जो चल रहा है हालात, जो वाक़यात चल रहे हैं, रोज़ी रोटी कमाना बहुत मुश्किल हुआ। तो हर इंसान की यही कोशिश है कि यार आजकल तो बच्चों को काम पे भेज रहे हैं कि घर का गुजारा नहीं हो रहा। अब वो बाहर निकलेगा नहीं तो घर का सर्कल कैसे चलेगा। कुछ बेवा लोग होते हैं जिनका एक ही फ़र्द होता है कमाने वाला, अब उसको भी पकड़ के अंदर कर देंगे, FIR दर्ज कर देंगे, जेल में भेज देंगे, तो कैसे गुजारा चलेगा। उनके बड़ों को बुलाएं, उनके पेरेंट्स को बुलाएं कि जी अपने माँ प्यो को बुला जी, असी उन्होंने उनसे सवाल जवाब करें। बच्चे से क्या करना है यार, वो जितने इलम का वो मालिक है उसने उस हिसाब से जवाब देने हैं। बच्चों से क्या करना है आपने यार। उनके पेरेंट्स को पकड़े, उनको सज़ा दें, उनसे जुर्माने लें। यार ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था मेरे ख्याल में। जब से पाकिस्तान बना है या जब से पाकिस्तान के निज़ाम बने हैं तब से ये बन जाना चाहिए था निज़ाम के बच्चों को, जो हमारे टीनेजर्स हैं उनको ड्राइविंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। खैर यहाँ पे आपको पता है इंसिडेंट होता है तो होश आती है इन लोगों को। इंसिडेंट हुआ वो बहुत अफसोसनाक मसला हुआ, तो इन्होंने बाद में जो एक्शन लिया मेरे ख्याल में ये बड़ा एक्शन अच्छा है। जिससे क्या होगा, ये जो हमारे टीनेजर बच्चे हैं, आपको ये भी पता होगा हमारे घरों में क्या माहौल होता है, बच्चे चुपके से बाइक ले गए, गाड़ी निकाली, चाबी ले गए, तो ये बड़ा अच्छा है। और मैं कहता हूँ इसको कंटिन्यू रखना चाहिए और सख्ती होनी चाहिए इस पर कि ताकि दोबारा इस तरह के इंसिडेंट हो ही ना सके। क्योंकि ये तो अभी इंसिडेंट ये हुआ, उससे पहले कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, बच्चे खुद ही बाइक चलाते जाते गिरे हैं, मर गए हैं, टांग टूट गई है जिन्होंने यानी बेहतियाती से बाइक चलाई है। खैर ये इंसिडेंट के बाद इन्होंने अब कानून बनाया है कि बच्चों को पकड़ेंगे, बच्चों को ये है वो है, तो वो अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में ये कानून बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और अगर आप कह रहे हैं कि इसके नेगेटिव, तो नेगेटिव यार ये पूरा लायका अमल बनना चाहिए कि आया बच्चों को अगर पकड़े हैं तो उसका जुर्माना होना चाहिए, उनके पेरेंट्स को जुर्माना होना चाहिए, ठीक है। और बाकी बच्चों के लिए एक अलहदा, जो आपने जिस तरह अभी बताया कि अलहदा जेल में एक अलहदा एक जगह होनी चाहिए जो बड़े कैदियों के साथ या बड़े लोगों के साथ जो ऐसा ना हो इंसिडेंट। अब तो ये बात है कि जब ये आप चीज़ें करना शुरू कर देंगे, जब ये सख्ती शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल में ये खुद ही ब खुद ही कम होता जाना है। अब दिन ब दिन बच्चे मेरे ख्याल में डरेंगे बाइक निकालते हुए, तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि बच्चों को जेल में डालने की, जब बच्चे बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो जैसे कहते हैं कि हमारा कल्चर है, हमारी पुलिस को काम मिल जाए, जैसे हमारी पुलिस को काम मिला हुआ है कि दुकानदारों की दुकानें जो है ना 10 बजे बंद करवानी है, तो जैसे पुलिस दिलो जान से, जैसे अपनी जॉब से प्यार ही बढ़ा पुलिस को, अपनी जॉब बड़ी सिंसेरिटी से करती है, तो उन्होंने इस तरफ लग जाना कि दुकानें बंद करवानी है हमने, 9:45 बजे आके दुकानें बंद करवा देंगे 15 मिनट पहले। यानी इतनी अच्छी जॉब करते हैं कि 15 मिनट पहले आपके ये बंदे दुकानें बंद करवा देंगे। तो वही हिसाब कि अब इनको ये इम्प्लीमेंट हुआ है, तो नो डाउट पूरी फोर्स अब बच्चे पे लग जाएगी। इन्होंने मेरे ख्याल में ये भी नहीं देना, इन्होंने ये भी देना कि 25 साल का बंदा बच्चा दिख भी रहा होगा ना, इन्होंने उसको भी पकड़ लेना। हमारी जो है ना पुलिस ने इतना अच्छा काम करना है कि इन्होंने कोई बेचारा 25 साल का जो बंदा है ना, वो 18 साल का अगर दिख रहा है, जो कि होता है अक्सर लोगों में, इन्होंने उसको भी पकड़ लेना। तो बात वही है, फिर सिस्टम ठीक करें पूरा, अगर इम्प्लीमेंट किया है उसको बड़े हिसाब से और बड़ी जिसे कहते हैं डिटेल से उसके ऊपर काम करें, उसके हिसाब से ये इम्प्लीमेंट पे काम करें कि भाई नाजायज़ किसी के साथ ना हो, या अगर बच्चों को पकड़ा है तो उसको माहौल कैसा दे रहे हैं आप जेल में। एक घर के किसी बच्चे को पकड़ा है या घरेलू बच्चे को पकड़ा, आपने माहौल कैसा देना है उनके लिए अलहदा, या तो फिर एक बनाया जाए, जगह बनाई जाए जहाँ पे बच्चों को रखा जाए, आम कैदियों के थाना रखा जाए, और उनके ऊपर इस तरह का टॉर्चर भी ना किया जाए, कोई जहनी टॉर्चर। हाँ, एक उनके पेरेंट्स पे जुर्माना किया जाए, ताकि घर घर में हर बंदा, अब पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों पे नज़र रखें कि हमारे बच्चे बाइक ना लेके बाहर निकल सके, हमारे बच्चे गाड़ी लेके ना निकल सके। और ये मेरे ख्याल में ये अगर 3 महीने भी अगर चला ये, तो मेरे ख्याल में आप देना आपको सड़कों पे बच्चे नज़र ही नहीं आएंगे बाइक चलाते हुए, अगर ये वाकई इस पे इम्प्लीमेंट पे काम हुआ तो तरीके से।
ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पुलिस ने क्या एक्शन किया है, क्या ट्रैफिक पुलिस कर रही है, कोर्ट के हुक्म पर कितना अमल दरामद करवाया जा रहा है। ऐसे हादसात को लेकर अगर पहले ही कानून पर अमल दरामद करवाया जाता तो शायद ये अफसोसनाक वाक़या ना होता। पुलिस ने इस ट्रैफिक हादसे में जितनी दफात शामिल की हैं, क्या पुलिस हुकाम और पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या 302 की दफात जो लगाई गई हैं उसको साबित कर सकेंगे? क्या 780 की दफात को जस्टिफाई किया जा सकेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।